बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भाई ने कमेंट्स में टीआरजी का पूछा था। चले टीआरजी की बात बाद में करते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक में 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही। इंडेक्स ने वीक ओवर वीक में 2000 पॉइंट का इजाफा किया है। 6 अक्टूबर को जो जुम्मे वाले दिन लास्ट सेशन था मार्केट का, उस टाइम मार्केट की क्लोजिंग थी तकरीबन 47,493 और जो लास्ट डे आपका जो परसों वाला सेशन है उसमें इंडेक्स की क्लोजिंग है 49,493। तो तकरीबन पूरे 2000 पॉइंट का इजाफा किया है इंडेक्स ने। उसके बाद एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 230 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं इंडेक्स में। पीछे अगर देखें 15 सितंबर, 22 सितंबर, 26, 6 और 13 इनका डिफरेंस देख लें। जो पिछला वीक था उसमें 118 मिलियन के थे और उससे पिछला जो वीक था उसमें 90 मिलियन के, और इस वीक में 230 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं इंडेक्स में। तो एवरेज वॉल्यूम देखें तो बड़े जबरदस्त वॉल्यूम है 230 मिलियन के। सेक्टर वाइज मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बैंक ने इजाफा किया है तकरीबन 4.6% का, और फर्टिलाइजर में 7.1% का, एक्सप्लोशन कंपनीज में 5.1% का इजाफा, सीमेंट में 2.8% का इजाफा और पावर में 8% का इजाफा। और इंडेक्स के इस लेवल की अगर बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 5 साल बाद जो है वैसा हाई दिखाया। अभी पिछली दफा 2017 में तकरीबन 49,450 पे मूव किया करता था आपका इंडेक्स, या इसको टच किया था इस लेवल को इंडेक्स ने। और इंडेक्स का इतना हाई लेवल दिखाने की वजूहत जो है मेरे ख्याल से वो 3 है। एक तो शॉर्ट टर्म जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं गैस की कीमतों में इजाफे को लेके, एक तो वो सबब है इसका। और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से जो पाक रुपये है वो डॉलर के मुकाबले में उसकी सूरत हाल और उसकी जो पोजीशन वो बेहतर हो रही है, और दूसरी वजह मेरे ख्याल से वो है। और तीसरा जो अपना हाई इतना लेवल दिखाया लास्ट सेशन में इंडेक्स ने, उसमें तीसरी वजह एटीआरएल, एपीएल और ईफर्ट के जो रिजल्ट आए हैं और उनकी अनाउंसमेंट और जो अच्छे पे आउट उन्होंने दिए हैं और जो उनकी अर्निंग है, मेरे ख्याल से तीसरी वजह वो थी जिसकी वजह से इन सब ने अच्छा रिजल्ट दिखाया। इनमें वॉल्यूम ट्रेड हुए और वॉल्यूम ट्रेड होने की वजह से, अच्छा रिजल्ट आने की वजह से उन्होंने इंडेक्स को पॉइंट जो है वो गेन करवाए। एक तो एवरेज वॉल्यूम लास्ट वीक में अच्छे रहे, वो 230 मिलियन के रहे। उसके बाद जो हाई लेवल दिखाया वॉल्यूम ने अपना तकरीबन 370 मिलियन का, वो 2 साल और 4 माह के बाद इतने हाई लेवल दिखाए हैं इंडेक्स ने वॉल्यूम को लेके। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है कि पिछले 2-3 वीक हम जब वीक का ओवरव्यू करते रहे हैं तो हमें देखते रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो माइनस में रहा करती थी। पिछले 2-3 वीक का रिव्यू अगर उठा के देखें तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो माइनस में थी, लेकिन इस दफा आप देखें नीचे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन प्लस में है। वैसे और वीक देखें तो 3 दिन जो है वो माइनस में रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और 2 दिन 11 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को तो तकरीबन 2 मिलियन की जो है वो प्लस में है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आई है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1 मिलियन की, उसके बाद एक्सप्लोशन कंपनीज हैं, उसके बाद सीमेंट में, उसके बाद बैंक्स में और उसके बाद पावर में। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें लास्ट वीक में तो बैंक्स ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तकरीबन 501 पॉइंट गेन करवाए हैं उस इंडेक्स को। उसके बाद फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर ने इस हफ्ते में 417 पॉइंट इंडेक्स को गेन करवाए। उसके बाद एक्सप्लोशन कंपनीज हैं, ऊपर वाले अगर ग्राफ में देखें तो एक्सप्लोशन कंपनीज ने 260 पॉइंट गेन करवाए इंडेक्स को। उसके बाद चौथे नंबर पे पावर है, पावर ने 250 पॉइंट इंडेक्स को गेन करवाए। और सबसे लास्ट में जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो सीमेंट है, सीमेंट ने तकरीबन 118 पॉइंट गेन करवाए इंडेक्स को। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 80 पॉइंट लूज करवाए इंडेक्स को। मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी वजह टीआरजी है। उसके बाद केमिकल है, केमिकल ने -22 पॉइंट, शुगर ने -1 पॉइंट लूज करवाया, म्यूचुअल फंड ने 1 पॉइंट और अदर ने 1 पॉइंट। मोस्ट एक्टिव सेक्टर की बात करें तो पावर जो है वो मोस्ट एक्टिव सेक्टर है लास्ट वीक में 99 मिलियन के साथ। उसके बाद टेक्नोलॉजी है 20 मिलियन के साथ। उसके बाद एक्सप्लोशन कंपनीज 14 मिलियन, सीमेंट 14 मिलियन और बैंक्स 13 मिलियन, तकरीबन 14 मिलियन बैंक्स भी। मोस्ट एक्टिव स्टॉक की बात करें तो केईएल जो है वो सबसे मोस्ट एक्टिव स्टॉक रहा है 93 मिलियन के साथ। उसके बाद पीएईएल है 11 मिलियन के साथ, पीटीसी 10 मिलियन, पीपीएल 7 मिलियन और सिनर्जी 7 मिलियन। पीटीसीएल ने सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से पीटीसीएल में ट्रेडिंग हुई है वो लास्ट सेशन में हुई है जुम्मे वाले दिन।
जब इसने अपना हाई दिखाया है 7 से ऊपर का। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करें तो हबको ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो 180 पॉइंट गेन करवाए। उसके बाद एफएफसी है 176 पॉइंट, पीपीएल 161 पॉइंट, यूबीएल 120 पॉइंट और एंग्रो 114 पॉइंट। वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक में बात करें तो टीआरजी सबसे बुरा रहा है परफॉर्मेंस में। आपको पता है कि उसकी जो न्यूज चली थी उसके बाद उसने प्रेशर लिया टीआरजी ने, और उसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ हिरासमेंट का भी कुछ चक्कर है, इनका कोलैप्स कर रहा है टीआरजी, तो उसको लेके खबर चली थी। बाद में उसकी तरदीद आ गई थी टीआरजी की वजह से, लेकिन अभी भी टीआरजी उस प्रेशर को फेस कर रहा है। उसके बाद कोलगेट है -16 पॉइंट, लॉटकैम -6, जीएचजीएल -5, एफसीईपीएल -3 पॉइंट। उसके बाद एक भाई पूछ रहे थे टीआरजी की क्लोजिंग अगर देखें तो 78.63 पे इसकी क्लोजिंग है, और अगर इसका ग्राफ देखें पीछे तो टीआरजी की क्लोजिंग जो है 78.63 है। उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट है वो तकरीबन 75.09 कह लें या 75 पे कह लें। उसके बाद जो नीचे की सपोर्ट है वो 72 पे है, तकरीबन 72 के आगे पीछे थोड़ा, और उससे नीचे की जो सपोर्ट है वो तकरीबन 66 के पास है। तो मेरा ख्याल है 75 तक और 72 तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद 66 का भी एक जो है आपके पास सपोर्ट मौजूद है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इंडेक्स आपका 50,000 तक जाके टच करता है और कुछ बैड न्यूज नहीं आती और इंडेक्स में सेलिंग नहीं आती कोई ऐसा ज्यादा, और इंडेक्स को 500-700,000 पॉइंट लूज नहीं करता, तो उम्मीद है इंशाल्लाह टीआरजी रिकवर कर सकता है। क्योंकि लास्ट डे में अगर देखें लोअर लॉक जो था वो 76.97 था, लेकिन 77.11 के ऊपर फिर सस्टेन कर गया टीआरजी। तो अगर इतने बुरे हालात होते तो ये नीचे जाके लोअर लॉक इसको लगता और लोअर लॉक जो है ओपन ना होता, तो फिर कह सकते थे कि टीआरजी के बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इसकी क्लोजिंग देखें और डे रेंज में लोअर देखें तो मेरे ख्याल से सस्टेन कर जाएगा टीआरजी। उसके बाद पाक सुजुकी मोटर है, पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें पाक सुजुकी मोटर की बात की थी, लेकिन एक जिक्र करना रह गया था, वो बाद में भाई किसी ने नीचे कमेंट में भी पूछा था कि ये ऊपर किधर तक जा सकता है। तो अगर बाकी एनालिसिस देखें ब्रोकेज फर्मों का तो वो तो कह रहे हैं जी 198 से लेके तकरीबन 222 तक अप्रोच कर सकता है पाक सुजुकी मोटर। अब आगे क्या होना है वो अल्लाह बेहतर जाने। नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो रेमिटेंस जो है वो बढ़ी है पिछले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 5%, जिससे डॉलर भी मुस्तहकम हो रहा है। और ये रेमिटेंस बढ़ने की एक वजह मेरे ख्याल से पकड़ दकड़ है, जो हुंडी वालों पे छापे लग रहे हैं और डॉलर पे जो हुकूमत ने अपना शिकंजा कसा हुआ है, और जितने भी डॉलर के स्मगलर हैं और बाकी चीजें हैं उन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है निगरान हुकूमत। उसकी वजह से रेमिटेंस में इजाफा हुआ है और डॉलर भी मुस्तहकम हो रहा है, और लग रहा है कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो भी आज रात को उम्मीद है कि कम होंगी। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे गई हैं। और आगे नेक्स्ट देखें तो गैस प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए जो गैस की कीमत है वो बढ़ने जा रही है 5% से लेके 193% तक, और घरेलू सार्फिन के लिए तकरीबन 29% से लेके 173% तक। तो अगर ये 173% तो बहुत बड़ी फिगर लग रही है। बाकी आगे देखें क्या करती है हुकूमत। बोर्ड मीटिंग आ रही है नेक्स्ट वीक में ईपीसीएल की, पीआरएल की, शेल की, एमईबीएल की और पाक सुजुकी मोटर की। उसके बाद अगर देखें जो इंडेक्स की करंट सिचुएशन है और जो इंडेक्स का लेवल है उस पे बहुत से स्टॉक अभी हैं जो अपने अट्रैक्टिव रेट पे हैं। जैसे अभी देख लें 52 वीक लो में, तो बाकियों को तो छोड़ दें, टीआरजी देखें ये भी अपने 52 वीक लो में है, लेकिन अगर आप इसमें नई एंट्री लेना चाहते क्योंकि न्यूज की वजह से और वैसे भी ये बहुत नीचे मूव कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो सिस्टम भी मौजूद है अभी 52 वीक लो में, और सिस्टम आपको पता है कि अच्छी मूव दिखा सकता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है सिस्टम। उसके बाद ईपीसीएल भी मौजूद है अभी इसमें 52 वीक लो में, पोल भी अभी है इसमें 52 वीक लो में, एफएफसी भी मौजूद है इसमें। तो अभी भी कुछ स्टॉक हैं जो अट्रैक्टिव प्राइस भी हैं, लेकिन मैं आपको इधर बाइंग करने का मशवरा नहीं दूंगा। इंडेक्स सस्टेन कर रहा है तकरीबन 49,500 को और 50,000 को टच करने वाला है,
तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा बाइंग का, बल्कि मशवरा दूंगा कि जो आप जिन जिन स्टॉक में स्टिल स्टक हैं और वो अभी आपके जो प्रॉफिट को नहीं पहुंच रहे, उन्हें एवरेज अगर आपने पीछे किया है तो इन्हें निकालने की कोशिश करें, कैश इन हैंड करें। बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है। 50,000 पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, 55,000 पे भी होगी एक आध स्टॉक में, और 40,000 पे भी मिल जाती है। बस बेसिक चीज है कि कैश इन हैंड हो। आपके पास अगर कैश है तो आपके पास मौका ही मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो वो कोई इंडेक्स अगर फंडामेंटली स्ट्रांग दौर पे भी मिल रहा है तो आपको उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैश ही कोई नहीं, तो आपने उसका लेना क्या है। सिर्फ देख के खुश हो सकते हैं या अफसोस कर सकते हो देखो यार फलां स्टॉक जो है कितने का था, अभी कितने में मिल रहा है, लेकिन मेरे पास फ्री कैश नहीं है। तो अभी इस लेवल पे अपनी कैश फ्री करें, अपने पास रखें। ज्यादा खुजली का अगर मसला है तो सिर्फ एक स्टॉक में काम करें। अभी जिस लेवल पे मैं आपको कहता था एक दो स्टॉक में, लेकिन अभी जिस लेवल पे इंडेक्स मूव कर रहा है अभी मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ एक स्टॉक में काम करें और कैश इन हैंड रख के देखें कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। तेल देखें और तेल की धार देखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।